बड़े बेआबरू होकर क्राइस्टचर्च के कूचे से निकले, परखचे उड़ाने चले थे, खुद ही चीथड़े उड़ गए। यही दास्तान है पाकिस्तान की इस न्यू लुक टीम की। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये न्यू लुक टीम न्यू तरीके से फ्लॉप हुई है। पाकिस्तान की पूरी टीम 91 पर ढेर हो गई और ये पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में कम तरीन स्कोर है। लेकिन ऑब्वियसली नए लड़के ट्राई किए हैं तो इनसे हमें थोड़ा सा पेशेंस भी इनको दिखाना होगा। खैर, यहाँ पाकिस्तान को 59 बॉल्स रिमेनिंग न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी। 10.1 ओवर में ही ये टारगेट पूरा कर लिया था। तो बॉल्स के हिसाब से, रिमेनिंग बॉल्स के हिसाब से ये पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त है, क्योंकि इससे पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने हमें 55 बॉलें पहले ये टारगेट पूरा कर लिया था। तो अब ये एक नया लो है जिसकी अब हमें आदत हो गई है, हर बार कुछ नया होता है। बाबर और रिजवान की वो जो सुस्त रफ्तार ओपनिंग थी, उससे जान छुड़ाने के लिए नए लड़के ट्राई किए तो हारिस और हसन नवाज ने खाता ही नहीं खोला। दोनों ओपनर सिफर पर आउट होकर चले गए और ये पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर्स ने जीरो किया, किसी ने कुछ भी ऐड नहीं किया। 11 रन पर पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी, ये भी पहली बार हुआ। इससे पहले कभी 11 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की 4 विकेटें नहीं गिरी थी। पावर प्ले में हमारे 14 रन। कमाल की बात यह है कि हमारे बैटर्स ने 36 में से 28 बॉलें डॉट खेली। मुझे नहीं समझ में आता ये किस तरह के एग्रेशन की तलाश थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सेलेक्टर्स जब लड़कों को देखते हैं ना तो स्लॉगर्स को पावर हिटर से कंफ्यूज करते हैं और शायद इसी वजह से ये जो यंग लड़के ट्राई किए हैं इनका ये रिज़ल्ट आ रहा है। खैर, अब हमें ये सब भूलना तो पड़ेगा, आगे बढ़ना है और इतनी जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि बस हो गया। जब इनको मौका दिया है, इन पे भरोसा किया है, क्या देख के ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस नहीं है इसको जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन अब मौका दिया है, भरोसा किया है, तो अब मैनेजमेंट को पेशेंस भी शो करना होगा, इन्हें वक्त भी देना होगा। आप इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है आपके सामने वो साइम अयूब की है। साइम अयूब के लिए इनफैक्ट मैंने खुद कहा था कि साइम अयूब बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन ये करतब दिखाता है, इसके अपने अजीब व गरीब किस्म के शॉट्स हैं, वो बाद में खेल लेना, पहले थोड़ा परफॉर्म कर लो, पहले थोड़े रन कर लो। लेकिन द पॉइंट इज़ के साइम उन शॉट्स पे बहुत कॉन्फिडेंट था और वो शॉट्स उसने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल किए। तो थोड़ा वक्त दिया तो वो आपका एक स्टेबल ओपनर के तौर पर सामने आया। तो यहाँ पे भी आपको, ये एक अलग बात है कि साइम में ग्लिम्सेस शुरू से थी। साइम का टैलेंट उनकी यंग एज से पता चल रहा था, बस ये था कि वो इस स्टेज पे कब परफॉर्म करेंगे और उन्होंने किया और वो एक मुस्तनिद ओपनर के तौर पर पाकिस्तान के सामने आ गया और उनकी बड़ी फ्यूचर में क्रिकेट बाकी है। इस वक्त तो ऑब्वियसली वो इंजरी का शिकार है और टीम का हिस्सा नहीं है, बट आई एम श्योर वो PSL तक मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे और दोबारा से परफॉर्म करेंगे। ये जो दूसरे लड़के हैं इनको टाइम देने की बात तो ठीक है, लेकिन अब कितना टैलेंट है और कितना स्किल है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर बात करें मेज़बान टीम की, तो उसमें अभी मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में कोई भी तब्दीली होगी। ड्यूनेडिन में ये मुकाबला है। जिमी नीशम को मेरा ख़्याल है थोड़ा कमबैक के लिए इंतज़ार मज़ीद लंबा करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद मोहम्मद अली, जो कि इतने इम्प्रेसिव नज़र नहीं आए थे, उन्होंने 3 ओवर कराए, कोई विकेट नहीं ली। तो साथ में मैं तो ये भी कहूँगा कि शाहीन ने और जादाद ने कौन सा तीर मारा था। तो अगर आपने मौका दिया तो पूरा मौका दें, वरना कुछ लोगों को लग रहा है शायद हारिस रऊफ़ को टीम में शामिल कर लिया जाए। तो ये है मैच के हवाले से अपडेट। और जहां पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है, तो अभी आपको पता है कि रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मोहम्मद हफीज़ ने एक 90s के लड़कों वाला एक टॉपिक छेड़ दिया था और उससे जो शोला भड़का था वो अब तक चल रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फॉर्मर कैप्टन इंजमामुल हक ने ये कहा है कि 90s के क्रिकेटर्स को अगर पाकिस्तान की क्रिकेट से निकाल दो तो फिर बचता क्या है। 90s ने जितना कुछ किया है और जितना परफॉर्मेंस दिखाई है वही एक बड़ा सुनहरा दौर है। तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि मोहम्मद हफीज़ की बात को ना इंटरप्रेट सही तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन हुई नहीं है, क्योंकि उनका जो ये मानना था वो ये कि ये इतनी अच्छी टीम थी
और इतने टैलेंटेड लड़के थे कि इनको बहुत कुछ अचीव करना चाहिए था, नॉट ओनली द 1992 वर्ल्ड कप। जैसे इस वक्त की इंडिया टीम के लिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स जीतेगी, और उसने जीते भी। तो वही चीज़ 90s के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए थी, जिसमें वो नाकाम रहे अपनी लड़ाइयों में, कंट्रोवर्सीज में, मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में, बहुत सारी और चीज़ों में, जिसमें वो चक्कर में पड़ के ग्रुपिंग वगैरह बहुत हुई और वो इतना अचीव नहीं कर पाए। तो ये उनका पॉइंट था। खैर, इंज़मामुल हक ने और साथ साथ मज़ीद ये भी ऐड किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले कुछ सालों से बहुत पीछे जा रही है, और बार बार तब्दीलियाँ करना, चेंजेस करना, प्लेयर्स कोचेस बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। इसमें सोचने समझने की क्या बात है? आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अपना स्ट्रक्चर ठीक करें, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें, परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बनाएं सेलेक्ट करने का। ये पीएसएल की चकाचौंध देख के और एक दो परफॉर्मेंस के बेस पे लड़कों को ना लाएं, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्लब क्रिकेट पे फोकस करें, स्कूल क्रिकेट को मज़ीद प्रमोट करें, छोटे बच्चों में T20 को थोड़ा ज़रा देर में लाएं। ये बड़े सिंपल फार्मूलाज हैं, ये हो सकते हैं। कोई करने वाला बनना चाहिए ना, जो करने को तैयार हो, तो फिर क्रिकेट कैसे बेहतर नहीं होगी। साथ में उन्होंने कहा है कि बाबर आजम से मुतालिक उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो प्लेयर बड़ा है, बस उसका वक्त जो है वो बुरा चल रहा है और इससे निकलना होगा। वक्त तो हर अच्छे बुरे प्लेयर पर आता है, बस वो उससे बाहर निकलता है और प्रूफ करता है अपने आप को। बाबर आजम पता नहीं कब प्रूफ करेंगे, कब बाहर निकलेंगे इस वक्त से, हमें उस वक्त का इंतज़ार है। अभी तो उनके वाले साहब ने कहा था कि वो नेशनल T20 खेल के अपने आप को साबित करेंगे, और फिर उसके बाद वो दोबारा से T20 टीम का हिस्सा होंगे। वो खेल रहे हैं नेशनल T20। तो बस यही है कि डोमेस्टिक खेलें और अपनी गलतियों को वहाँ ठीक करें, और वहीं से कुछ हो सकता है आगे। खैर, अब पाकिस्तान की क्रिकेट से बढ़ते हैं पड़ोसियों की तरफ, और हिंदुस्तान में तो अभी रावी सिर्फ सुकून और चैन ही लिख रहा है। जीत भी रहे हैं, हर चीज़ अच्छी भी हो रही है, तो उनको किस बात की टेंशन है। सही है। बस विराट कोहली ने एक इशू पे बात की और उनकी इस बात से मैं 100% अग्री करता हूँ। उनका बड़ा अच्छा जुमला था, टू सिट इन होटल अलोन एंड सल्क। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फैमिली प्रोटोकॉल्स बीसीसीआई बना रहा है ना, अगर कोई प्लेयर बुरा करता है तो अपने होटल रूम में जाए और अफसुर्दा बैठ जाए। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये फैमिली प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा सख्त बनाए हैं, क्योंकि अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो वो उसका जो स्विच ऑफ करने वाला टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो अपने घर जाएगा या अपने होटल जाएगा और अपनी फैमिली के साथ बैठेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, रिलैक्स करेगा, तो वो उस कंपेटिटिव इन्वायरमेंट से फ्यू आवर्स के लिए बाहर जाएगा, वहाँ वो रिलैक्स करेगा, एंड देन फिर वापस स्विच ऑन, बैक ऑन द फील्ड, अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ। तो ये जो कंडीशन रखी है ना कि फैमिली ज़्यादा नहीं रुक सकती। देखिए, जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के बाद खबरें आई हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आई। आई एम नॉट श्योर कि, क्योंकि ये वहीं से आ रही थी खबरें, तो अभी करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये खबरें वहाँ से आ रही थी कि प्लेयर्स अलग अलग जा रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस पे जा रहे हैं तो अलग जा रहे हैं। ये सब आई डोंट लाइक। टीम हैज़ टू बी लाइक अ टीम। अगर वो टीम की तरह आ रहे जा रहे हैं, वो बातें ठीक है, बट ये फैमिली वाला रखना, ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हार्श हो जाता है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के बाद फैमिली को अगर 45 दिन का टूर है, तो इसमें सिर्फ 2 हफ्ते मैक्सिमम साथ रहने की इजाज़त है, जिस पे विराट कोहली ने ये कहा है और रियलाइज़ कराने की कोशिश की है। ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको आसान समझते हैं, बट हमें भी रिलैक्स करने के लिए और सही से अपने आप को दोबारा अपने आप को नॉर्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ फैमिली हो। अदरवाइज़ हम उसी नाकामी के बारे में या उसी बुरी परफॉर्मेंस के बारे में सोचते रहेंगे, एंड इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। तो ये तो बात हो गई विराट कोहली की, और ये जो उनका फैमिली वाला जो प्रोटोकॉल्स पे उनका जो स्टांस है उस पे। आखिर में बात करेंगे कॉर्बिन बॉश की। अब आप सोचेंगे कॉर्बिन बॉश कहाँ से बीच में आ गए। तो पहले इन्होंने पीएसएल में मुआहदा किया और फिर धोखा देके आईपीएल निकल गए, जिस पर पीसीबी जो है अब वो कानूनी कार्रवाई कर रहा है, और कॉर्बिन बॉश के मैनेजर के थ्रू, उनके एजेंट के थ्रू उनको नोटिस भेज दिया गया है। अब देखिए,
बड़ा सिंपल है, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल. आईपीएल इज अ वे बिगर लीग, 10 टाइम्स बिगर, एंड द स्टारडम इज बिग. सारे उसके जो चकाचौंध है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. एंड आई अंडरस्टैंड हर प्लेयर का एक ड्रीम होता है कि वो इतनी बड़ी लीग के लिए खेले, बट जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, तो कोई इंटेग्रिटी भी चीज़ होती है. आज आप पीएसएल खेलते, वहाँ अच्छा परफॉर्म करते, अगले सीजन में आपको आईपीएल से और भी बड़ी ऑफर आती, वो ज़्यादा बेहतर होता और आपकी इंटेग्रिटी का सबको पता चल जाता. बट अगर आपने साइन कर लिया और बिल्कुल एन मौके पे आप आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिजार्ड विलियम्स जो हैं वो इंजरी की वजह से मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं होंगे, तो मुंबई इंडियंस ने उनकी रिप्लेसमेंट में कॉर्बिन बॉश से रब्ता किया और उन्होंने साइन कर लिया, और ऑलरेडी वो कमिटेड थे पेशावर जल्मी के साथ. दैट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि इस बार ये पहली बार हो रहा है कि दोनों लीगें एक साथ चल रही हैं. तो इसमें जब आप एक कमिटमेंट कर चुके हैं तो आपको फिर मुकरना नहीं चाहिए था. दिस इज़ व्हाट आई फील. आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा. और पाकिस्तान के लिए उम्मीद है कि अच्छा खेले हमारे यंग गन्स. इनको ना सिर्फ मैच जीतना है बल्कि एक हिस्ट्री भी क्रिएट करनी है, वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ड्यूनेटिन में अब तक हुए हैं 3 T20 मैचेस. 2021 में ऑस्ट्रेलिया, 2023 में श्रीलंका, 2024 के जैन में पाकिस्तान, और ये तीनों मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड जीता है. तो कल अगर पाकिस्तान को जीतना है और सीरीज़ में थोड़ा अपनी वापसी करनी है तो उसके लिए तारीख भी बनानी होगी और ड्यूनेडिन में न्यूजीलैंड को हराना भी होगा. आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब नाउ. लाइक शेयर सब्सक्राइब. देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग. बाय.